हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू फाइटेड यू। कैसे आप सब बढ़िया होंगे। और हम क्रिस्टलीय ठोसों का वर्गीकरण पढ़े थे इससे पहले, और आज हम क्रिस्टलीय ठोसों का जो वर्गीकरण पढ़े थे उससे रिलेटेड एक टेबल बनाएंगे। ओके, आप क्रिस्टलीय ठोसों का वर्गीकरण उनको लर्न कर लिए होंगे। अगर वो आप उनको याद कर लिए हैं तो आज टेबल बनाने में बहुत ही हेल्प होगी। ओके, और यहाँ पे उनको याद करना भी बहुत आसान रहेगा। आप याद कर लिए होंगे। ओके, अगर मान लो कि आपने उनको नहीं याद किया है तो वीडियो पॉज कर लीजिए और उनको एक बार देख लीजिए। फिर हम क्या करते हैं, हम टेबल बनाते हैं। देखिए, हमारे पास जो क्रिस्टलीय ठोस है, क्रिस्टलीय ठोस 4 प्रकार के होते हैं। एक तो आणविक ठोस होता है, दूसरा आयनिक ठोस होता है, तीसरा धात्विक ठोस होता है और चौथा होता है सहसंयोजक ठोस होता है। ओके, और हमारे पास जो आणविक ठोस है वो भी 3 टाइप का होता है। एक तो अध्रुवीय होता है, दूसरा ध्रुवीय होता है और तीसरा होता है हाइड्रोजन बंधित ठोस होता है। ओके, तो यहाँ पे हम एक टेबल बनाएंगे। हम वहाँ पे बहुत थ्योरेटिकल मैटर लिखे थे, यहाँ पे केवल और केवल एक पेज के अंदर ही हम इनका वर्गीकरण समझेंगे। ओके, तो एक काम कीजिए, आप एक नया पेज ले लीजिए, एक पूरा पेज ले लीजिए, ताकि हम एक पूरे पेज के अंदर ही उसको क्या करेंगे, स्टडी करेंगे, सेपरेट आउट। ओके, अब देखिए हमारे पास यहाँ पे जैसे मान लो कि मैं आपके पास कॉपी है। उस कॉपी के अंदर आपके पास इस तरीके से है, यहाँ पे लाइनें खींची होती है, इस तरीके से भी लाइनें खींची होती है, इस तरीके से खींची होती है। तो यहाँ आपको यहाँ से लेकर के यहाँ तक लिखना है। ओके, बात समझ में? कैसे? जैसे मान लो कि मैं यहाँ पे तो क्या लिखूंगा, यहाँ पे मैं लिखूंगा गुणों को लिखूंगा। ओके, यहाँ पे क्या लिखेंगे, गुणों को लिखेंगे। यहाँ पे इधर हमारे पास क्या है, ठोसों के प्रकार आएंगे। जैसे हमारा पहला आता है आणविक ठोस। पहला कौन सा ठोस होता है, आणविक ठोस। दूसरा ठोस कौन सा होता है, दूसरा ठोस होता है हमारे पास आयनिक ठोस। कौन सा ठोस होता है, आयनिक ठोस। तीसरा कौन सा ठोस होता है, धात्विक ठोस। तीसरा होता है धात्विक ठोस। और चौथा ठोस होता है सहसंयोजक ठोस। सहसंयोजक ठोस। कौन सा ठोस, सहसंयोजक ठोस। देखिए हमारी एक टेबल बनेगी पूरी। तो यहाँ पे हमारे पास आणविक ठोस, आयनिक ठोस, धात्विक ठोस और सहसंयोजक ठोस। ओके, यहाँ पे देखिए इधर हम गुणों को लिखेंगे, गुण इधर आएंगे हमारे, और यहाँ पे हमारे पास क्या आएंगे, आणविक ठोसों के बारे में आएगा। यहाँ हमारे पास आयनिक ठोसों के बारे में लिखेंगे, यहाँ हम धात्विक ठोसों के बारे में लिखेंगे, और इधर हम क्या लिखेंगे, सहसंयोजक ठोसों के बारे में लिखेंगे। ओके, मैं इसको हटा देता हूँ। ओके, आप यहाँ से यहाँ आप क्या करोगे, यहाँ गुण को लिखेंगे, गुणों को लिखते हुए जाना। ओके, फिर यहाँ पे आणविक ठोस, आयनिक ठोस, धात्विक ठोस और सहसंयोजक ठोस। ओके, एक पूरे पेज के अंदर क्या होगा, एक पूरे पेज के अंदर ये टेबल बनेगी। ओके, देखिए देखिए हमारे पास जो गुण है, सबसे पहले हम गुणों की बात कर लेते हैं। कोई भी पदार्थ होता है अवयवी कणों से मिलकर बना होता है, चाहे वो हमारे पास आणविक ठोस ही क्यों ना हो, चाहे आयनिक ठोस ही क्यों ना हो, धात्विक ठोस, सहसंयोजक ठोस, किसी प्रकार का भी ठोस हो, तो वो अवयवी कणों से मिलकर बना होता है। तो हमारा सबसे पहला गुण क्या होगा, अवयवी कण। अवयवी कण। आणविक ठोसों की परिभाषा में हमने ये से बोला था कि वे ठोस पदार्थ जो अणुओं से मिलकर बने होते हैं। किससे मिलकर बने होते हैं, अणुओं से। तो यहाँ पे अवयवी कण क्या होंगे, यहाँ पे अवयवी कण होगा, अणु होगा। क्या होगा, अणु होगा। ओके, आयनिक ठोसों की बात कर लेते हैं। आयनिक ठोसों के अंदर परिभाषा में क्या बोलते हैं, वे ठोस पदार्थ जो धनायनों व ऋणायनों से मिलकर बने होते हैं। मतलब
आयनों से मिलकर बने होते हैं। किससे मिलकर बने होते हैं? आयनों से। तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं? आयन। यहाँ पे हमारे पास अवयवी कण क्या होगा? आयन होगा। वो आयन हमारे पास पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। ओके, अब धात्विक ठोसों की बात कर लेते हैं। धात्विक ठोसों की परिभाषा हमने ये पढ़ा था, वे ठोस पदार्थ जो धातु परमाणु से मिलकर बने होते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं? धात्विक ठोस। तो यहाँ पे हमारे पास अवयवी कण क्या होगा? यहाँ पे हमारे पास अवयवी कण होगा धातु परमाणु। क्या होगा? धातु परमाणु। और आपको पता है कि जो धात्विक प्रकृति का होता है वो इलेक्ट्रॉन त्यागता है, और इलेक्ट्रॉन त्याग करके क्या बनाता है? धनायन बनाता है। क्या बनाता है? धनायन बनाता है। तो हम यहाँ पे क्या बोलेंगे? धनायन। यहाँ पे हमारे पास अवयवी कण कौन सा होगा? धनायन। क्या होगा? धनायन। क्योंकि धात्विक परमाणु है वो इलेक्ट्रॉन त्याग करके धनायन अवस्था में रहता है। ओके, अब बात आती है सहसंयोजक ठोस में क्या होगा। इसकी परिभाषा हमने पढ़ा था कि वे ठोस पदार्थ जो अधातु परमाणु से मिलकर बने होते हैं। किससे मिलकर बने होते हैं? अधातु परमाणु से मिलकर बने होते हैं। मतलब यहाँ पे हमारे पास अवयवी कण क्या होगा? अधातु परमाणु होंगे। क्या होंगे? परमाणु होंगे। क्या होंगे? परमाणु। और वो परमाणु किसके होंगे? अधातु के होंगे। ओके, तो आपको पहला गुण समझ में आ गया होगा अवयवी कण कौन कौन से होते हैं। ओके, हम नेक्स्ट गुणों की बात कर लेते हैं। अब देखिए, अब नेक्स्ट गुणों की बात कर लेते हैं। यहाँ पे हमारे पास कोई भी ठोस था यहाँ पे, तो उनके अवयवी कणों के मध्य आकर्षण बल था। हमारे पास आणविक ठोस में जो अणु होंगे उनमें भी कुछ आकर्षण बल होगा, और यहाँ पे आकर्षण बल, ठीक है, आयनों के अंदर भी आकर्षण बल होगा, धन आयनों के बीच में आकर्षण बल होगा, और वहाँ पे परमाणु के बीच में भी क्या होगा? आकर्षण बल होगा। कल हमने पिछले लेक्चर के अंदर हमने पढ़ा था। देखिए, तो हम दूसरे पॉइंट की बात कर लेते हैं। अवयवी कणों के मध्य आकर्षण बल का प्रकार। देखिए, अगर हम आणविक ठोसों की बात करें तो किस प्रकार का आकर्षण बल होगा? यहाँ पे हम आणविक ठोस 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। एक हमने पढ़ा था, कौन सा? अध्रुवीय ठोस। कौन सा ठोस? अध्रुवीय ठोस। तो अध्रुवीय ठोस में कौन सा बल पाया जाएगा? अध्रुवीय ठोस के अंदर हम पाया जाता है, इसको मैं इधर लिख देता हूँ, एक काम करता हूँ यहाँ लिख देता हूँ। अध्रुवीय ठोस के अंदर इधर लिख देता हूँ। अगर आपके पास इधर जगह नहीं है तो आप नीचे लिख सकते हैं, मेरे पास यहाँ पे जगह है तो मैं इसको इधर लिख देता हूँ। ओके, या अध्रुवीय ठोस है। दूसरा हमारे पास यहाँ पे आया था ध्रुवीय ठोस। कौन सा ठोस? ध्रुवीय ठोस। अगर मैं अध्रुवीय ठोस की बात करूं तो यहाँ पे लंदन बल पाया जाता है। लंदन बल। कौन सा बल पाया जाता है? अध्रुवीय ठोसों में लंदन बल पाया जाता है। ध्रुवीय ठोसों में कौन सा बल पाया जाता है? द्विध्रुव बल पाया जाता है। कौन सा बल पाया जाएगा? द्विध्रुव। और तीसरा टाइप था हमारे पास यहाँ पे हाइड्रोजन बंधित। कौन सा ठोस था? हाइड्रोजन बंधित ठोस। तो आणविक ठोस 3 प्रकार के थे, अध्रुवीय ठोस, ध्रुवीय ठोस और हाइड्रोजन बंधित ठोस। अध्रुवीय ठोसों में लंदन बल पाया जाता है, ध्रुवीय ठोसों में द्विध्रुव बल पाया जाता है, और हाइड्रोजन बंधित में कौन सा ठोस पाया जाता है? यहाँ पे पाया जाता है हाइड्रोजन बंध पाया जाता है। कौन सा बंध पाया जाता है? हाइड्रोजन बंध पाया जाता है। अब आयनिक ठोसों की बात कर लेते हैं। आयनिक ठोसों के अंदर हमारे पास क्या है? 2 आवेश है, और दोनों आवेशों के मध्य स्थिर वैद्युत आकर्षण बल पाया जाता है, जिसको हम क्या बोलते हैं? कूलाम्बिक बल भी कहते हैं। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? स्थिर वैद्युत आकर्षण बल। स्थिर वैद्युत आकर्षण बल। कौन सा बल होगा यहाँ पे? स्थिर वैद्युत आकर्षण बल। इसी को हम क्या बोलते हैं? इसी को हम कूलाम्बिक बल भी कहते हैं। कौन सा बल? कूलाम्बिक बल। कौन सा बल होगा? ये हमारे पास कूलाम्बिक बल होगा। अब
धात्विक ठोसों की बात कर लेते हैं। धात्विक ठोसों में कौन सा बल होता है? यहाँ पे हम कहेंगे धात्विक बंध कहेंगे। क्या कहेंगे? धात्विक। दो धनायनों के बीच में जो आकर्षण होगा, दो धातु परमाणु के बीच में जो आकर्षण होगा उसको हम क्या कहेंगे? धात्विक बंध कहेंगे। ओके, जैसे मेटल है, हमारे पास ये मेटल है और ये हमारे पास मेटल है। दो मेटल अगर किसी बॉन्ड से जुड़ा रहता है, किसी आकर्षण बल से जुड़ा रहता है, तो उन्हें हम बोलते हैं मेटेलिक बॉन्ड, मतलब धात्विक बंध। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? धात्विक बंध। क्या बोलेंगे? धात्विक बंध कहेंगे। ओके, अब सहसंयोजक ठोस की बात कर लेते हैं कि सहसंयोजक ठोसों में उनके अवयवी कणों के मध्य किस प्रकार का बल पाया जाता है। देखिए, सहसंयोजक ठोस के अंदर सहसंयोजक बंध पाया जाता है। कौन सा बंध पाया जाता है? सहसंयोजक बंध। तो हम क्या कहेंगे? सहसंयोजक बंध। कौन सा बंध कहेंगे? सहसंयोजक बंध होगा। ओके, अब देखिए, हमने अवयवी कणों के मध्य लगने वाले आकर्षण बल को भी देखा है। अब हम नेक्स्ट पॉइंट की बात कर लेते हैं। देखिए, नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास है, नेक्स्ट है, हमने वहाँ पे ये पहला तो ये पढ़ा था कि हमारे पास अवयवी कण कौन से होते हैं परिभाषा के अंदर। दूसरा हमने वहाँ पे ये पढ़ा था कि जो अवयवी कण है उनके मध्य आकर्षण बल कौन सा पाया जाता है। आप वहाँ पे तीसरा पॉइंट ये पढ़े थे कि गलनांक, इनका गलनांक उतना कैसा होता है। हम बात कर लेते हैं इनके गलनांक की। तीसरा पॉइंट हमारे पास क्या रहेगा? गलनांक। देखिए, गलनांक क्या होता है? यदि किसी पदार्थ को किसी ताप पर गर्म किया जाता है तो वो ठोस से द्रव अवस्था में आ जाता है। इस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? गलनांक कहते हैं। तथा वह ताप जिस पर पदार्थ ठोस अवस्था से द्रव अवस्था में आ जाता है उस ताप को गलनांक बिंदु कहते हैं। ओके, अब हम बात कर लेते हैं कि आणविक ठोसों के गलनांक कैसे होते हैं। देखिए, आणविक ठोस हमारे पास 3 टाइप के होते हैं। कितने टाइप के होते हैं? 3 टाइप। अधूरी ठोस, धुरी ठोस और हाइड्रोजन बंधित ठोस। तो तीनों के हम यहाँ पे क्या होते हैं कि जो गलनांक होता है वो कैसे होते हैं? निम्न होते हैं। कैसे होते हैं? निम्न। अगर हम बात करें कि धुरी ठोस का क्या होता है? अधूरी ठोसों की तुलना में क्या होता है? ज़्यादा होता है। और अधूरी ठोस का अत्यधिक निम्न होता है, धुरी ठोस का निम्न होता है, हाइड्रोजन बंधित का क्या होता है? निम्न होता है। तो हम क्या कहेंगे? पहला हमारे पास क्या है? अध्रुवीय ठोस। अध्रुवीय ठोस। अध्रुवीय ठोस का होता है अत्यधिक निम्न। अत्यधिक निम्न। कैसा होगा? अत्यधिक निम्न। दूसरा हमारे पास कौन सा ठोस आता है? ध्रुवीय ठोस। ध्रुवीय ठोस का होता है निम्न। कैसा होगा? निम्न होगा। और तीसरा कौन सा टाइप है? हाइड्रोजन बंधित। कौन सा टाइप है? हाइड्रोजन बंधित ठोस। और इसमें भी कैसा रहता है? निम्न होता है। इसका गलनांक कैसा होता है? निम्न होता है। अब हम आयनिक ठोसों की बात कर लेते हैं। देखिए, आयनिक ठोस हो चाहे धात्विक ठोस हो, इनका हम पिछले लेक्चर के अंदर क्या पढ़े थे? इनका गलनांक उच्च होता है। कैसा होता है? उच्च। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे कि आयनिक ठोसों का गलनांक कैसा होता है? उच्च होता है। और धात्विक ठोसों का गलनांक कैसा होता है? उच्च होता है। अब हम सहसंयोजक ठोसों की बात कर लेते हैं। अगर हम सहसंयोजक ठोसों की बात करें तो सहसंयोजक ठोसों का जो गलनांक होता है वो कैसा होता है? अत्यधिक होता है। तो हम क्या कहेंगे? अत्यधिक। क्या कहेंगे? इनका गलनांक कैसा होता है? अत्यधिक, या फिर हम कह सकते हैं अत्यधिक उच्च। क्या कह सकते हैं? अत्यधिक उच्च। उच्च आ गया, लेकिन अत्यधिक उच्च मतलब है उच्च से भी ज़्यादा। तो आपको गलनांक वाला पॉइंट भी समझ में आ गया होगा। ओके, अब हम नेक्स्ट पॉइंट की बात कर लेते हैं। देखिए, नेक्स्ट पॉइंट, रेखा तिरछी चली गई, इसको हम सीधा बना देते हैं। देखिए, ये हो गई, ये देखिए। नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। हमारे पास जो नेक्स्ट पॉइंट है वो नेक्स्ट पॉइंट उनके भौतिक प्रकृति पर आएगा। किस पे आएगा? भौतिक प्रकृति। जैसे कोई पदार्थ तो मुलायम होता है और कोई ठोस क्या होता है? कठोर होता है। ओके, तो हम नेक्स्ट पॉइंट बात करेंगे भौतिक प्रकृति। क्या? भौतिक
प्रकृति। और भौतिक प्रकृति कितनी टाइप की होती है? भौतिक प्रकृति हमारे पास एक तो होगी मुलायम, ये मुलायम होती है। कौन सी होती है? मुलायम होती है। दूसरी कौन सी होती है? कठोर होती है। ओके, मुलायम और कठोर। अगर हम आणविक ठोसों की बात करें, आणविक ठोस, देखिए आणविक ठोस हमारे पास केवल और केवल क्या होते हैं? मुलायम होते हैं। ये कैसे होते हैं? मुलायम होते हैं, कठोर नहीं होते हैं। ओके, आयनिक ठोसों की बात करें, देखिए हमारे पास केवल आणविक ठोस ही एक ऐसा ठोस होगा जो कि कैसा होगा? मुलायम होगा। बाकी सारे कैसे होंगे? बाकी सारे हमारे पास क्या होंगे? कठोर होंगे। तो यहाँ पे हमने मुलायम टिक किया है आणविक ठोस, बाकी कैसे होंगे? बाकी कठोर होंगे। तो ये हमारे पास कैसा होगा? कठोर होगा। ये भी हमारे पास कैसा होगा? कठोर होगा। और ये भी हमारे पास कैसा होगा? कठोर होगा। देखिए अगर ये हमारे पास क्या है? कठोर है, तो ये के मुलायम नहीं होंगे, तो हमारे पास क्या है? मुलायम। मतलब है ये मुलायम नहीं होगा, ये भी मुलायम नहीं होगा, और ये भी मुलायम नहीं होगा। ओके, बात क्लियर हो गई होगी आपको। कठोरता का और मुलायम का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा कि हमारे पास कठोर तो कौन से होंगे और मुलायम कौन से होंगे। हमारे पास यहाँ पे मुलायम कौन, केवल और केवल कौन रहेगा? आणविक ठोस रहेगा, और कोई सा भी मुलायम नहीं रहेगा। लेकिन यहाँ पे देखिए सहसंयोजक ठोस, सहसंयोजक ठोसों में वहाँ पे हमने एक पढ़ा था ग्रेफाइट। ग्रेफाइट कैसा होता है? मुलायम होता है। ग्रेफाइट है मतलब है कि अगर हम लेड पेंसिल को अगर छील करके उसे चेक करते हैं तो उसकी सतह कैसी प्राप्त होती है? मुलायम होती है। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? एक अपवाद है, एक हमारे पास यहाँ पे क्या है? अपवाद है। अपवाद क्या? अपवाद। अपवाद में क्या लिखेंगे? मैं इसको ऊपर लिख देता हूँ। अपवाद, अपवाद, अपवाद कौन है? ग्रेफाइट। कौन है? ग्रेफाइट। ग्रेफाइट कैसा होता है? ग्रेफाइट मुलायम होता है। ग्रेफाइट कैसा होता है? ग्रेफाइट मुलायम। कैसा होता है? ग्रेफाइट मुलायम होता है। ओके, बात क्लियर हो गई होगी। अब हम नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं। देखिए नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास रहेगा वैद्युत चालकता। क्या रहेगा? वैद्युत चालकता। वैद्युत चालकता, वैद्युत चालकता, वैद्युत चालकता यानी कि विद्युत धारा प्रवाहित होगी या नहीं। देखिए अगर हम आणविक ठोसों की बात करें तो वैद्युत चालकता की बात करें तो दो अवस्था में विद्युत धारा प्रवाहित होती है, एक तो ठोस अवस्था में, दूसरी गलित अवस्था में। तो हम यहाँ पे दो पॉइंटों की बात करेंगे, एक तो कौन सी अवस्था में? ठोस अवस्था में। कौन सी अवस्था में? ठोस अवस्था में। दूसरी हम बात करेंगे गलित अवस्था के अंदर। गलित अवस्था, गलित अवस्था। कौन सी अवस्था? गलित अवस्था। गलित अवस्था को मैंने इससे पहले वाले लेक्चर के अंदर आपको बताया था कि गलित अवस्था क्या होती है। कोई भी ठोस पदार्थ है उसको इतना गर्म करेंगे, उसके गलनांक बिंदु तक गर्म करेंगे ताकि वो क्या हो जाए? द्रव अवस्था में आने लग जाए। तो उस जब वो द्रव अवस्था में आ जाता है तो उसे हम क्या बोलते हैं? गलित अवस्था। बिना पानी डाले ही उसको पिघला करके द्रव अवस्था में लाते हैं तो वो अवस्था क्या कहलाती है? गलित अवस्था कहलाती है। उस अवस्था में भी विद्युत धारा प्रवाहित हो सकती है। क्यों? क्योंकि आयन गति कर सकते हैं। ओके, हम बात कर लेते हैं कि आणविक ठोसों के अंदर, आणविक ठोस अगर हम बात करें तो आणविक ठोस ठोस और गलित दोनों अवस्था में विद्युत धारा प्रवाहित नहीं करते। ठोस अवस्था और गलित दोनों अवस्था में विद्युत धारा प्रवाहित नहीं करते। हम बात करते हैं आयनिक ठोसों की। आयनिक ठोसों में हमने ये पढ़ा था कि आयनिक ठोस अवस्था में विद्युत धारा प्रवाहित नहीं करते हैं, जबकि जलीय विलीन अवस्था में विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं। क्यों? इसका रीजन भी पढ़े थे कि ठोस अवस्था में आयन गति नहीं करते हैं, जबकि जलीय विलीन अवस्था में और गलित अवस्था में आयन गति कर जाते हैं। तो हम क्या कहेंगे कि ठोस अवस्था में तो विद्युत धारा प्रवाहित नहीं करते हैं, लेकिन गलित अवस्था में क्या करेंगे? ये विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे। ओके, बात क्लियर होगी। अब हम बात करते हैं धात्विक ठोस। धात्विक ठोसों में हमने ये पढ़ा था कि धात्विक ठोस जैसे लोहा है, लोहा ठोस अवस्था में विद्युत धारा प्रवाहित करता है, अगर उसको गलित अवस्था में लिया है तो भी क्या करेगा? वो विद्युत धारा प्रवाहित करेगा। धात्विक ठोस एक ऐसा ठोस है जो ठोस और गलित दोनों अवस्थाओं के अंदर क्या करता है? विद्युत धारा प्रवाहित करता है। तो हम क्या कहेंगे कि ये ठोस अवस्था में भी विद्युत धारा प्रवाहित करता है। दूसरा हम क्या कहेंगे? ये गलित अवस्था के अंदर भी विद्युत धारा प्रवाहित करता है। ओके, अब हम बात कर लेते हैं सहसंयोजक ठोसों में। सहसंयोजक ठोसों के अंदर हमने ये पढ़ा था कि सहसंयोजक ठोस विद्युत के कुचालक होते हैं। कैसे होते हैं? विद्युत के कुचालक होते हैं। लेकिन वहाँ पे एक अपवाद पढ़े थे
कि ग्रेफाइट विद्युत का सुचालक होता है। और इसका रीज़न भी पढ़े थे कि ग्रेफाइट की संरचना के अंदर एक कार्बन परमाणु जैसे अगर एक कार्बन का 4 वैलेंसी होती है, एक जैसे मान लो कि ये हमारे पास क्या है, कार्बन है, इसकी 4 वैलेंसी होती है, 1 2 3 और 4। तो ग्रेफाइट की संरचना में क्या होता है कि एक कार्बन परमाणु अन्य 3 कार्बन से जुड़ा रहता है, जैसे 1 2 3, लेकिन चौथा कार्बन का जो इलेक्ट्रॉन है किसी अन्य कार्बन से नहीं जुड़ा रहता है, वो इलेक्ट्रॉन मुक्त रहता है। जैसे मान लो कि यहाँ का इलेक्ट्रॉन क्या है, मुक्त है। अब ये इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, गति करेगा, ग्रेफाइट में गति करता है। जब इलेक्ट्रॉन गति करेगा तो विद्युत धारा प्रवाहित होती है। ओके, तो हम क्या कहेंगे कि सहसज ठोस वैसे तो कैसे होते हैं कि वैद्युत के कैसे होते हैं, कुचालक होते हैं। ठोस अवस्था में और गलित दोनों अवस्था में कैसे होते हैं, वैद्युत के कुचालक होते हैं। कैसे होते हैं, वैद्युत के कुचालक होते हैं। कैसे होते हैं, वैद्युत के कुचालक होते हैं। देखिए अगर हम बात करें यहाँ पे क्या हो गए, वैद्युत के कुचालक होते हैं। बात समझ में आ गई होगी। लेकिन इनमें क्या होता है, ग्रेफाइट कैसा होता है, विद्युत का सुचालक होता है। तो अपवाद लिख देते हैं। अपवाद, यहाँ पे अपवाद कौन है, यहाँ पे अपवाद है ग्रेफाइट विद्युत का मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ, ग्रेफाइट सुचालक होता है। कैसा होता है, ग्रेफाइट सुचालक होता है। ग्रेफाइट कैसा होता है, सुचालक। बाकी सारे एग्जाम्पल होंगे वो सारे के सारे कैसे होंगे, कुचालक होंगे। ओके, वैद्युत चालकता के पॉइंट भी आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम नेक्स्ट पॉइंट की बात कर लेते हैं। देखिए हमारे पास कितने पॉइंट हो गए, हमारे पास यहाँ पे 5 पॉइंट हो चुके हैं। अब हम नेक्स्ट पॉइंट की बात कर लेते हैं, भंगुर प्रकृति। नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास क्या रहेगा, भंगुर प्रकृति। देखिए ये भंगुर प्रकृति क्या होती है। भंगुर प्रकृति को मैंने आपको पहले भी बताया था कि भंगुर प्रकृति क्या होती है। यदि कोई ठोस पदार्थ है, अगर उसको पीटते हैं तो पीटने के बाद में बड़े क्रिस्टल के समान हमें जो छोटा क्रिस्टल मिलेगा वो बड़े क्रिस्टल के समान होगा। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, अगर किसी ठोस पदार्थ को क्रिस्टल को पीटते हैं, जैसे नमक है उसको पीटते हैं तो हमें छोटा पदार्थ मिलेगा। वो छोटा पदार्थ वो क्रिस्टल के रूप में मिलेगा। उस छोटे क्रिस्टल का रूप बड़े क्रिस्टल के समान होगा। उसमें किनारे होंगे, कोर होंगे और प्राप्त सतह भी कैसे होगी, चिकनी होगी। ओके, तो हम क्या बोलेंगे कि भंगुर प्रकृति क्या है, पीटने पर एक छोटा क्रिस्टल प्राप्त होता है, बड़े क्रिस्टल के समान ही होता है। ओके, उसको हम बोलते हैं भंगुर प्रकृति। ओके, तो देखिए आणविक ठोसों की बात करते हैं तो आणविक ठोस भंगुर प्रकृति के नहीं होते हैं, आयनिक ठोसों की बात करें तो आयनिक ठोस होते हैं। आयनिक नमक आता है, क्या ये भंगुर प्रकृति का होता है, यस। केवल अगर हम ठोसों की बात करें तो ये क्या होता है, भंगुर प्रकृति का होता है। बाकी भंगुर प्रकृति के नहीं होते हैं। ये भंगुर प्रकृति का नहीं होगा और ये भी भंगुर प्रकृति के नहीं होगा। ओके, अब नेक्स्ट पॉइंट की बात कर लेते हैं। ये हमारे पास कितने पॉइंट हो चुके हैं, ये हमारे पास हो चुके हैं 6 पॉइंट हो चुके हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि हमारे पास ठोसों के एग्जाम्पल भी तो होते हैं। तो हम यहाँ पे बात कर लेते हैं उदाहरण कि इनके उदाहरण कौन कौन से होते हैं। देखिए हम बात कर लेते हैं आणविक ठोस। आणविक ठोस कितने टाइप के होते हैं, ध्रुवीय ठोस, अध्रुवीय ठोस और हाइड्रोजन बंधित ठोस। सबके एग्जाम्पल आपको याद है, हो गए, सबको याद होंगे। तो देखिए कौन कौन से होते हैं। हम सबसे पहले हम लिख देते हैं अध्रुवीय ठोस के। अध्रुवीय ठोस को कौन कौन से होते हैं, जैसे O2 होता है, N2 होता है, Cl2 होता है, I2 होता है, CH4 होता है, CCl4 होता है। ये एग्जाम्पल किसके आ चुके हैं, अध्रुवीय ठोसों के आ चुके हैं। अब हम ध्रुवीय ठोसों की बात कर लेते हैं। ध्रुवीय ठोस जैसे कि मान लो कि हमारे पास क्या है, HCl है, दूसरा हमारे पास जैसे मान लो कि हमारे पास क्या है, HCl है, दूसरा हमारे पास क्या है, जैसे अगर हम नेक्स्ट की बात करें तो SO2 है, नेक्स्ट हम बात करें तो क्लोरोफॉर्म है, CH-Cl3 है। ओके, अब देखिए दूसरा हाइड्रोजन बंधित ठोस। हाइड्रोजन बंधित ठोस जैसे मान लो कि हमारे पास है HF है, दूसरा हमारे पास H2O है, नेक्स्ट हमारे पास क्या है, अमोनिया है, नेक्स्ट हमारे पास क्या है, C2H5OH। यहाँ पे और भी आ सकता है जिनके अंदर हाइड्रोजन बॉन्ड पाया जाता है, जिनके अंदर हाइड्रोजन बॉन्ड होंगे तो और भी आ सकते हैं। ओके, बात क्लियर हो गई होगी। अब हम आयनिक ठोसों की बात कर लेते हैं।
आयनिक ठोसों के कौन एग्जाम्पल होंगे? जो धनायनों और ऋणायनों से मिलकर बने होते हैं। कौन कौन से होंगे? जैसे मान लो कि हमारे पास क्या है, NaCl है। एक हमारे पास क्या है, कैल्शियम के लवण, जैसे कैल्शियम के सल्फेट, कैल्शियम के फ्लोराइड। नेक्स्ट एग्जाम्पल हमारे पास क्या है, एल्यूमिनियम सल्फेट। कौन सा आ जाएगा? एल्यूमिनियम सल्फेट। और एग्जाम्पल हमारे पास क्या आ सकता है कि हमारे पास आ सकता है मैग्नीशियम ऑक्साइड। ओके, और भी होते हैं लेकिन काफ़ी होते हैं इतने। देखें नेक्स्ट हमारे पास है धात्विक ठोस। अगर हम धात्विक ठोसों की बात करें तो कौन कौन से आएंगे? कॉपर, AgAu, कॉपर, AgAu। और भी होते हैं हमारे पास धातु। धातु के अंदर हमारे पास क्या हो सकता है? जैसे Fe। और कौन आ सकता है? मैग्नीशियम। और कौन आ सकता है? मैग्नीशियम। यहाँ पे धातु के अंदर और भी आ सकते हैं, प्लेटिनम। धातु आप आवर्त सारणी के अंदर आपने पढ़ रखा है कि धातु कौन सी आती है, ठीक है। तो ये हमारे पास, ये तो हमारे पास डी ब्लॉक के हैं, डी ब्लॉक के एलिमेंट है। कौन से है? डी ब्लॉक के एलिमेंट है। तो डी ब्लॉक एलिमेंट ये हमारे पास क्या है? एस ब्लॉक का एलिमेंट है। और ये कौन से है? एस ब्लॉक का एलिमेंट है। धातु आएंगी यहाँ पे। ओके, हम नेक्स्ट बात कर लेते हैं सहसंयोजक ठोस। सहसंयोजक ठोसों के उदाहरण हमने क्या लिखा था? हीरा। सबसे पहले हमारे पास क्या है? हीरा। हीरा किससे मिलकर बना होता है? कार्बन से मिलकर बना होता है। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ क्या? हीरा। दूसरा हमारे पास क्या है? ग्रेफाइट। क्या? ग्रेफाइट। और ग्रेफाइट भी किससे मिलकर बना होता है? ग्रेफाइट भी कार्बन से मिलकर बना होता है। इसके अलावा हमारे पास सिलिकॉन कार्बाइड, एल्यूमिनियम नाइट्राइट, और हमारे पास क्या आया था? क्वार्टज। क्या आया था? क्वार्टज। नेक्स्ट एग्जाम्पल क्या है हमारे पास? क्वार्टज का फॉर्मूला क्या होता है? SiO2 क्वार्टज। ओके, तो बात क्लियर हो गई। ये हमारे पास क्या है? एक टेबल बन चुकी है। और ये हमारे पास जो टेबल बनी है, ये टेबल क्रिस्टलीय ठोस के किसके लिए है? जो हमारे पास क्रिस्टलीय ठोस है वो 4 टाइप के थे: आणविक ठोस, आयनिक ठोस, धात्विक ठोस, सहसंयोजक ठोस। और उनके जो सारी डिटेल है वो इस टेबल के अंदर आ चुकी है। ओके, अब आपको क्या करना है कि केवल और केवल इस टेबल को ध्यान में रखना है। अगर आप इस टेबल को याद कर लेंगे तो एग्जाम में किसी भी प्रकार का क्वेश्चन पूछा जाए तो आप उसका आंसर दे सकते हैं। ओके, इसके अलावा वहाँ पे आपको ध्यान में रखना है वैद्युत चालकता के जो क्वेश्चन है वो इम्पोर्टेंट है। कि जैसे मान लो कि नमक है, ठोस अवस्था में विद्युत का कुचालक होता है, जबकि जलीय विलयन में विद्युत का सुचालक होता है। क्यों? ओके, इस तरीके से क्वेश्चन जो मैंने आपको वहाँ पे इंपॉर्टेंट लगाए तो वो इम्पोर्टेंट है। तो आप ये टेबल याद कर लेंगे अच्छे तरीके से। ओके, और ये आपके लिए क्या है? ये टेबल आपके लिए लर्न करने के लिए एक ट्रिक है। ओके, इसको आप क्या करेंगे? आप वीडियो को पॉज करिए और इसको क्या कर लेंगे? आप लिख लेंगे, राइट कर लेंगे। ओके, लिखिए। हाँ, देखिए अब हम क्रिस्टल जालक एवं एकक कोष्ठिका के बारे में पढ़ेंगे। ओके, देखिए हम बात कर लेते हैं क्रिस्टल जालक, और दूसरा हमारे पास क्या है? एकक कोष्ठिका। क्रिस्टल जालक और एकक कोष्ठिका, जो हमारे पास जो नमक होता है उसके अंदर वो क्रिस्टल के रूप में पाया जाता है, और उसके अंदर भी छोटी छोटी इकाइयाँ पाई जाती है। जैसे हमारा शरीर किससे मिलकर बना होता है? एकक कोशिका से मिलकर बना होता है, एक कोशिका से मिलकर बना होता है। और हमारा पूरा शरीर, हमारे पूरे शरीर को तो क्या बोलेंगे? क्रिस्टल जालक बोलेंगे। एक तरीके से पूरे शरीर को तो क्या बोलेंगे? क्रिस्टल जालक बोलेंगे। और हमारे शरीर की एक कोशिका क्या कहलाएगी? वहाँ पे एकक कोष्ठिका कहलाएगी। तो पहली बात तो आपको ये समझ में आ गया होगा कि क्रिस्टल जालक क्या है और एकक कोष्ठिका क्या है। नॉर्मल तरीके से हमारे शरीर की सबसे छोटी इकाई क्या है? एकक कोष्ठिका है। ओके, हमारे शरीर की जैसे सबसे छोटी इकाई कोशिका है, उसको हम क्या बोलेंगे? एकक कोशिका। और उन बहुत सारी छोटी छोटी कोशिकाओं से एक हमारे शरीर का निर्माण हो जाता है, तो उसको हम क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे? पूरा शरीर, मतलब क्रिस्टल जालक। जैसे मान लो मकान बनाते हैं ईंटों का तो एक पूरा मकान बन जाता है, तो पूरे मकान को तो हम क्या बोलेंगे? क्रिस्टल जालक कहेंगे। लेकिन उनमें ईंटों का प्रयोग किया है। अगर मैं दीवार में से एक ईंट को निकाल लूँ, क्या करें? अगर दीवार में से एक ईंट को निकाल लेते हैं तो वो एक ईंट क्या कहलाएगी? वहाँ पे एकक कोष्ठिका कहलाती है। ओके, चलो देखते हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं क्रिस्टल जालक की परिभाषा क्या है।
क्रिस्टलीय ठोस के अवयवी कण जैसे परमाणु अणु आयन की त्रिविमीय नियमित व्यवस्था को क्रिस्टल जालक या त्रिविम जालक कहते हैं। हमारे पास कोई भी क्रिस्टल होगा, उस क्रिस्टल के अंदर क्या क्या पाए जाते हैं? परमाणु हो सकते हैं, अणु हो सकते हैं या फिर आयन हो सकते हैं, मतलब अवयवी कण होंगे। वो अवयवी कण कौन कौन से हो सकते हैं? परमाणु अणु आयन हो सकते हैं। देखिए यहाँ पे हमारे पास अगर हम अवयवी कणों की परमाणु अणु आयन की बात करें तो हमारे दिमाग में नहीं है। जब भी हम परमाणु अवयवी कणों की बात करें, मतलब परमाणु अणु आयनों की बात करें, तो आप फुटबॉल ध्यान में रखना। फुटबॉल हमारा फुटबॉल है, आपके दिमाग में फुटबॉल चलता है। ओके, हम आगे जब भी अवयवी कणों की बात करेंगे तो आपके दिमाग में क्या आना चाहिए? फुटबॉल आना चाहिए। क्या आना चाहिए? फुटबॉल। फुटबॉल आप जानते ही हैं, ओके, जो कि गोल गोल होती है फुटबॉल। तो आपको बताओ, तो क्रिस्टलीय ठोस के अवयवी कण जैसे परमाणु अणु आयन की त्रिविमीय नियमित व्यवस्था को क्रिस्टल जालक या त्रिविम जालक कहते हैं। क्रिस्टल जालक की खोज ब्रेविज ने की थी। किसने की थी? ब्रेविज ने की थी। अब हम बात कर लेते हैं क्रिस्टल जालक की संरचना। देखिए कि परिभाषा में ये बोला गया है कि क्रिस्टलीय ठोस के अवयवी कणों जैसे परमाणु है, अणु है, आयन की त्रिविमीय नियमित व्यवस्था को ही हम क्या कहते हैं? क्रिस्टल जालक कहते हैं या त्रिविम जालक कहते हैं। देखिए डायग्राम कैसे बनाना है, इसकी संरचना कैसे बनानी है क्रिस्टल जालक की। हम क्या करेंगे? एक बॉक्स बनाएंगे। क्या बनाएंगे? एक बॉक्स बनाएंगे और वो बॉक्स इस तरीके से होगा। ओके, बॉक्स दिख गया होगा। इस बॉक्स में इस बॉक्स को मैं थोड़ा बड़ा बना देता हूँ, हल्का सा। देखिए यहाँ पे हमारे पास बॉक्स बना। इस बॉक्स में आप क्या करना है कि इसे लगभग कुछ जगह छोड़ करके एक रेखा खींचना है। इसे खींच दिए, उसके बाद में क्या करना है? इसको आगे की तरफ ले जाएंगे। ज़्यादा नहीं लेके जाना है, जितना इधर है उतना ही इधर लेके जाना है, हल्का सा। ओके, इसको नीचे ले आएंगे। उसके बाद में जितना इधर गैप दिए हैं उतना ही गैप इधर देंगे। तो अब हम क्या करेंगे? इसको इससे मैच कर देते हैं। देखिए अब फाइनली हम क्या करेंगे? इसको इससे मैच कर देंगे, इसको इससे मैच कर देंगे, इसको इससे मैच कर देंगे और इसको इससे मैच कर देंगे। इस तरीका का बनना होगा। अब देखिए, अब हम क्या करेंगे? एक रेखा यहाँ खींचेंगे। अब सिमिलर इसके नीचे एक रेखा और खींचेंगे। अब ये ध्यान में रखना कि ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट है ना, एक दूसरे के सीध में आना चाहिए। इस तरीके से इन दोनों को हम क्या कर देंगे? मिला देंगे। दूसरा ये भी ध्यान में रखना है कि ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट एक दूसरे के सीध में होनी चाहिए। ओके, बात क्लियर हो गई। जैसे हमने यहाँ पे रेखा खींची है, यहाँ पे रेखा खींची है, ऐसे हम यहाँ पे रेखा खींचेंगे इस तरीके से, और यहाँ पे भी एक रेखा खींचेंगे। ये ध्यान में रखना है कि ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट एक दूसरे के सीध में होना चाहिए। इन दोनों पॉइंटों को हम क्या करते हैं? मिला देते हैं। अब ये वाला पॉइंट है और ये वाला पॉइंट है, इन दोनों को भी हम क्या कर देंगे? मिला देंगे। ओके, देखिए अब हमें क्या करना है कि एक पॉइंट यहाँ से खींचना, इनके बीचों बीच से। कहाँ से? बीचों बीच से, बीचों बीच से। और इन दोनों का बीच सेंटर कौन सा है? ये वाला है। ऐसे इन दोनों का बीच सेंटर कौन सा है? ये वाला है। ऐसे ही इन दोनों का बीच सेंटर कौन सा है? ये वाला। इन दोनों का बीच सेंटर ये था। अब इन सभी पॉइंटों को मिला देना है। इस पॉइंट को इससे मिलाए, इस पॉइंट को इससे मिलाए और इस पॉइंट को इससे मिला देंगे और इस पॉइंट को इससे मिला देंगे। मिला दिए। अब देखिए हमारे पास यहाँ पे बीच सेंटर के अंदर एक अवयवी कण है। जैसे मान लो कि अगर हम यहाँ पे हमारे पास क्या है, ये पॉइंट इस पॉइंट से भी मिलेगा, इस पॉइंट से भी मिलेगा, ये वाला पॉइंट इस पॉइंट से मिलेगा और इससे मिलेगा, इससे मिल जाएगा। ओके, अगर हम बात करें ये वाला पॉइंट हमारे पास, दूसरा हमारे पास क्या है? ये वाला पॉइंट है, तो ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट भी मिल सकता है। तो हमारे पास क्या बनी है? एक क्रिस्टल जालक बनी है। यहाँ पे हमारे पास जो कॉर्नर है, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, ये हमारे पास क्या है? कॉर्नर है। क्या है? कॉर्नर। एक कॉर्नर हमारे पास कहाँ पे होगा? यहाँ पे होगा। ये हमारे पास क्या है? कॉर्नर। सामने वाले कॉर्नर की बात करें तो एक कॉर्नर हमारे पास यहाँ पे भी है। कहाँ पे है? यहाँ पे भी है। एक कॉर्नर हमारे पास यहाँ पे भी है। ओके, तो देखिए हमारे पास क्या है कि 1 ये हमारे पास क्या है? सामने वाला है और ये हमारे पास क्या है? पीछे वाले
कॉर्नर है। ओके, तो हमारे पास क्या बना है, एक क्रिस्टल जालक बना। क्या बना, क्रिस्टल जालक बना है, क्रिस्टल जालक बना है। अब यहाँ पे हमारे पास जो कॉर्नर है इनके बिंदु है। क्रिस्टल जालक का प्रत्येक बिंदु क्या कहलाता है, जालक स्थल या जालक बिंदु कहलाता है। मैं ऐसे कहूँ कि ये हमारे पास क्या है, जालक स्थल, जालक स्थल, जालक स्थल या क्या कहेंगे, जालक बिंदु कहेंगे। क्या बोलेंगे, जालक स्थल या फिर क्या बोलेंगे, जालक बिंदु। हमारे पास अगर इसकी बात करें तो ये भी क्या होगा, जालक बिंदु होगा। क्रिस्टल का प्रत्येक बिंदु जालक बिंदु या जालक स्थल कहलाता है। इन जालक स्थल, जालक बिंदुओं के अंदर परमाणु हो सकते हैं, अणु हो सकते हैं, आयन हो सकते हैं। कौन कौन से हो सकते हैं, परमाणु हो सकते हैं, अणु हो सकते हैं और क्या हो सकते हैं, आयन हो सकते हैं। ओके, जैसे मान लो कि नमक का क्रिस्टल है, तो नमक के क्रिस्टल के अंदर हम बात करें कि एक तो धनायन और ऋणायन से मिलकर बना होता है। एक तो हमारे पास क्या होता है वहाँ पे, एक तो Na+ होता है, दूसरा हमारे पास क्या है, Cl- होता है। अगर हम वहाँ पे नमक के क्रिस्टल की बात करें तो जैसे मान लो कि हमारे पास यहाँ पे अगर Na+ आ गया तो यहाँ पे हमारे पास क्या आएगा, यहाँ पे Cl- आएगा। यहाँ पे कौन आएगा, फिर Na+ आएगा। यहाँ पे कौन आएगा, Cl- आएगा। यहाँ पे कौन आएगा, Na+ आएगा। यानी कि एक बार Na+ आएगा, दूसरी बार Cl- आएगा, नेक्स्ट बार कौन आएगा, अगर Na+, Cl-, Na+, तो एक क्रम नियमित चलता रहता है। तो उसको ही हम क्या बोलते हैं, क्रिस्टलीय ठोस कहते हैं। क्या बोलेंगे, क्रिस्टलीय ठोस कहते हैं। और यहाँ पे हम क्या बोल रहे हैं, क्रिस्टल जालक पढ़ रहे हैं। क्या बोल रहे हैं, क्रिस्टल जालक। तो देखिए हमारे पास क्या है, क्रिस्टलीय ठोस है और क्रिस्टलीय ठोसों को जैसे परमाणु, अणु, आयन की त्रिविमीय नियमित व्यवस्था को क्रिस्टल जालक कहते हैं। हमारे पास है अवयवी कण, धनायन और ऋणायन हमारे पास क्या है, अवयवी कण है। तो इनमें त्रिविमीय नियमित व्यवस्था है, नियमित व्यवस्था में व्यवस्थित है, उसको हम क्या बोलते हैं, क्रिस्टल जालक कहते हैं। ओके, मैं इनको हटा देता हूँ, इसको एक बार, इतना काफ़ी है। दो बात कर लेते हैं कि एक तो धनायन हो सकता है, दूसरा हमारे पास क्या हो सकता है, ऋणायन हो सकता है। अगर किसी ठोस मैग्नीशियम सल्फेट का है तो उसके हमारे पास क्या आ जाएंगे, आयन आ जाएंगे। ओके, बात क्लियर हो गई होगी। ये हमारे पास किसकी स्ट्रक्चर है, ये क्रिस्टल जालक की संरचना है। ओके, आप एक काम कीजिए, इसको आप नोट कर लेंगे। ओके, नोट कीजिए। हाँ देखिए, अब हम नेक्स्ट पढ़ते हैं क्रिस्टल जालक के लक्षण। क्रिस्टल जालक की परिभाषा पढ़ी है, दूसरा हमने क्रिस्टल जालक की संरचना बनाई है, तीसरा पॉइंट हमारे पास है क्रिस्टल जालक के लक्षण। हमने अभी अभी ये पढ़ा है कि क्रिस्टल जालक का प्रत्येक बिंदु जालक स्थल या जालक बिंदु कहलाता है। तो क्रिस्टल जालक का पहला लक्षण क्या है, पहला लक्षण है कि क्रिस्टल जालक का प्रत्येक बिंदु क्या कहलाएगा, प्रत्येक बिंदु जालक बिंदु या जालक स्थल, जालक बिंदु या जालक स्थल कहलाता है। क्या कहलाएगा, जालक बिंदु या जालक स्थल कहलाता है। अब देखिए वहाँ अभी अभी हमने स्ट्रक्चर बनाई है, तो वहाँ पे बोला कि क्रिस्टल जालक का प्रत्येक बिंदु क्या कहलाएगा, जालक स्थल या जालक बिंदु कहलाता है। और उनके अंदर क्या पाया जाता है, परमाणु, अणु, आयन हो सकते हैं। तो हम नेक्स्ट पॉइंट क्या करें, प्रत्येक जालक बिंदु में कौन कौन से अवयवी कण, परमाणु, अणु, आयन हो सकते हैं। में परमाणु, अणु या आयन हो सकते हैं। कौन कौन से परमाणु हो सकते हैं, कौन कौन से परमाणु, अणु, आयन हो सकते हैं। अब देखिए वहाँ पे हमने क्या किया था कि हमारे पास क्या है, यहाँ पे तो हमारे पास क्या है, सोडियम आया था, यहाँ पे क्लोरीन और यहाँ पे सोडियम, यहाँ पे क्लोरीन और यहाँ पे हमारे पास क्या फिर से क्या है, सोडियम, और इनको मिलाए थे। मिलाने से हमारे पास क्या है, एक स्ट्रक्चर बनी थी, क्रिस्टल बनी थी, स्ट्रक्चर बनी थी, है ना। त्रिविमीय नियमित व्यवस्था में है और उनको मिलाने से एक जालक का निर्माण होता है, जिसे क्या बोलते हैं, क्रिस्टल जालक कहते हैं। यानी कि इनको सीधी रेखा में मिलाया जाता है। देखो सीधी रेखा में मिलाया जा रहा है, अगर इधर कोई कण होगा उसको भी सीधी रेखा में मिलाया जाएगा। ओके, और क्या बनेगा, एक क्रिस्टल का निर्माण होगा। तो फाइनली हम क्या बोलेंगे, हम ये बोलेंगे जालक बिंदुओं को, तीसरा पॉइंट हम क्या कहेंगे, जालक बिंदुओं को
बिंदुओं को सीधी रेखा में मिलाने पर एक ज्यामिति का निर्माण होता है और उस ज्यामिति का क्या नाम होगा? उस ज्यामिति का हम कहेंगे क्रिस्टल जालक कहेंगे। क्या बोलेंगे? क्रिस्टल जालक कहेंगे। अब देखिए, हमारे पास क्रिस्टल जालक होता है और जो क्रिस्टल जालक है छोटी छोटी इकाइयों से मिलकर बना होता है। जैसे अगर हम बात करें मकान की, तो मकान ईंटों से मिलकर बना होता है। अगर उस दीवार में से एक ईंट को निकाल लेते हैं तो उस छोटी इकाई को हम क्या बोलेंगे? एका कोष्टिका कहेंगे। एका कोष्टिका क्या है? क्रिस्टल जालक का वह छोटे से छोटा भाग जिसकी बार बार पुनरावृत्ति से एक बड़ा क्रिस्टल का निर्माण होता है, क्रिस्टल जालक कहलाता है। मतलब है क्रिस्टल जालक का एक भाग क्या कहलाएगा? एका कोष्टिका कहलाती है। तो हम क्या लिखेंगे? क्रिस्टल जालक का छोटा भाग क्या लिखेंगे? क्रिस्टल जालक का एक छोटा भाग क्या कहलाता है? एकक कोष्टिका कहलाता है। ओके, बात क्लियर हो गई होगी। क्रिस्टल जालक का प्रत्येक बिंदु क्या कहलाएगा? प्रत्येक बिंदु जालक स्थल या जालक बिंदु कहलाता है। और उनके अंदर क्या पाया जाता है? परमाणु हो सकते हैं, अणु हो सकते हैं और आयन हो सकते हैं। उन एक जालक बिंदु को सीधी रेखा में मिलाने पर हमें एक ज्यामिति का निर्माण प्राप्त होती है, जिसे हम क्या बोलते हैं? क्रिस्टल जालक कहते हैं। और क्रिस्टल जालक की छोटी से छोटी इकाई, छोटे भाग को हम क्या कहते हैं? एका कोष्टिका कहते हैं। ओके, अब हम एका कोष्टिका को डिटेल से पढ़ेंगे। तो एक काम कीजिए, वीडियो को पॉज कर लीजिए और इसको नोट कर लीजिए। ये हमारे पास क्रिस्टल जालक के लक्षण थे। हाँ देखिए, अब हम पढ़ेंगे एका कोष्टिका। अब एका कोष्टिका क्या होती है कि क्रिस्टल जालक का एक छोटा भाग होता है। जैसे पूरे मकान ईंटों से मिलकर बना होता है और दीवार में से एक ईंट को निकाल लेते हैं तो वो एक ईंट क्या कहलाएगी? एका कोष्टिका कहलाती है। ऐसे ही क्रिस्टल जालक का वह छोटे से छोटा भाग जिसकी बार बार पुनरावृत्ति से एक बड़े क्रिस्टल का निर्माण होता है, क्रिस्टल जालक का निर्माण होता है, क्या कहलाता है? एका कोष्टिका कहलाती है। जैसे ईंट है, एक ईंटों की बार बार पुनरावृत्ति से एक बड़े मकान का निर्माण हो जाता है। ठीक इसी प्रकार एक क्रिस्टल जालक का छोटा से छोटा भाग जिसकी बार बार पुनरावृत्ति से एक बड़े क्रिस्टल का निर्माण हो जाता है, उसे हम क्या बोलेंगे? एका कोष्टिका कहते हैं। तो देखिए डेफिनेशन में क्या है कि क्रिस्टल जालक का वह छोटे से छोटा भाग जिसकी त्रिविम में बार बार पुनरावृत्ति से एक बड़े क्रिस्टल का निर्माण होता है, एका कोष्टिका कहलाती है। एका कोष्टिका को इकाई सेल भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इकाई सेल भी कहा जाता है। इकाई सेल ये मतलब यूनिट सेल, क्या बोलेंगे? यूनिट सेल भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? यूनिट सेल। ओके, बात क्लियर हो गई होगी। यूनिट सेल क्या है? एका कोष्टिक छोटा सा छोटा भाग क्रिस्टल जालक का छोटा सा छोटा भाग होता है। यूनिट सेल क्या होता है? क्रिस्टल जालक का छोटा सा छोटा भाग होता है जिसकी बार बार पुनरावृत्ति से बड़े क्रिस्टल का निर्माण होता है। अब हम एका कोष्टिका के गुणधर्म पढ़ेंगे। जिस प्रकार से हमें क्रिस्टल जालक पढ़े थे और क्रिस्टल जालक के गुणधर्म पढ़े थे, इसी प्रकार हम क्या एका कोष्टिका की परिभाषा पढ़ लिए। अब हम क्या पढ़ेंगे? एका कोष्टिका के लक्षण मतलब गुणधर्म पढ़ेंगे। तो नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास क्या आएगा कि एकक कोष्टिका के गुणधर्म। एका कोष्टिका क्या होती है? छोटा सा छोटा भाग से एका कोष्टिका को हम एक बॉक्स की भांति समझा सकते हैं। जैसे चौका बॉक्स आपने देखा होगा, वो चौका बॉक्स क्या होगा? एका कोष्टिका होगी। ओके, एक ईंट आपने देखी होगी, वो एक ईंट क्या होगी? एका कोष्टिका होगी। बॉक्स होता है, घनाकार होती है, तो यहाँ पे मैं एक घनाकार स्ट्रक्चर बना रहा हूँ। देखिए हमारे पास जो बॉक्स है इस तरीके से होता है। देखिए एक बॉक्स, इसको अभी इससे पहले भी बनाए थे। देखिए हम यहाँ पे हमारे पास क्या है, यहाँ से रेखा खींचेंगे, यहाँ रेखा खींचेंगे, यहाँ रेखा खींचेंगे, इस तरीके से। ओके, इसको इससे मिला देंगे, इसको इससे मिला देंगे, इसको इससे मिला देंगे और इसको इससे मिला देंगे। क्या बना? एक घन बन गया, घनाकार स्ट्रक्चर बन चुकी होगी। हम आगे कार्य नहीं करेंगे, आगे कार्य करेंगे तो क्या बन जाएगा? क्रिस्टल जालक बन जाएगा। यहाँ तक बनाते हैं तो क्या बनेगा?
क्या बनेगा, एकक कोष्टिका का निर्माण हो जाता है। अब देखिए ये हमारे पास क्या है, कॉर्नर है, ये कॉर्नर है, ये कॉर्नर, कॉर्नर, इसके अंदर कितने कॉर्नर होते हैं, 8 कोने होते हैं। कितने कोने होते हैं, 8 कोने होते हैं। जैसे एक रूम है, एक रूम के अंदर कितने कोने होते हैं, 8 कोने होते हैं। ओके, कैसे, ऊपर वाले 4 और नीचे वाले 4, 8 कोने होते हैं। ओके, अब देखिए एक एकक कोष्टिका के अंदर 3 किनारे होते हैं, 3 विमाएं होती है। कैसे, जैसे मान लो कि ये तो हमारे पास क्या है, एक्स एक्स है, और ये हमारे पास क्या है, ये वाई एक्स है, ये हमारे पास क्या है, ये वाई एक्स होगा। ओके, और ये हमारे पास क्या है, जेड एक्स। तो 3 विमाएं होती है। कितनी विमाएं होती है, एक एकक कोष्टिका में 3 विमाएं होती है। अब इनका नाम भी देते हैं। जैसे मान लो कि हमारे पास क्या है, ये हमारे पास ए भुजा है, ये हमारे पास बी भुजा है, और ये हमारे पास क्या है, सी भुजा है। ओके, ए भुजा है, बी भुजा है और सी भुजा है। ये भुजाएं एक दूसरे के लंबवत हो भी सकती है और नहीं भी, ये डिपेंड करेगा कि वह किस प्रकार की एकक कोष्टिका है। ओके, अब मान लो हमारे इनमें कोण भी होंगे, क्या है, कोण भी होंगे। तो ए के सामने, ए भुजा ये है, ए के सामने अल्फा कोण होगा। ऐसे ही हमारे पास है बी भुजा के सामने हमारे पास कौन सा कोण होगा, बी भुजा के सामने बीटा कोण होगा, और सी भुजा के सामने कौन सा कोण होगा, सी भुजा के सामने होगा, इसको मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, सी भुजा के सामने होगा हमारे पास गामा कोण होगा। कौन कौन सा कोण होगा, अल्फा, बीटा और गामा। ओके, तो हमारे पास अल्फा कोण कहाँ पे होगा, देखिए अल्फा कोण है बी और सी के मध्य है, बीटा कोण है ए और सी के मध्य है, और गामा कोण कहाँ है, गामा कोण हमारे पास ए और बी के बीच के अंदर होते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास क्या है कि एक एकक कोष्टिका के अंदर 6 पैरामीटर होते हैं। कितने पैरामीटर, 6 पैरामीटर। कौन कौन से, अब हम एकक कोष्टिका के गुणधर्म पढ़ेंगे। ओके, देखिए एकक कोष्टिका के गुणधर्म क्या पढ़ेंगे, एकक कोष्टिका के गुणधर्म। देखिए हमारे पास है एकक कोष्टिका के, एकक कोष्टिका के गुणधर्म, एकक कोष्टिका के गुणधर्म। देखिए क्या क्या गुणधर्म होते हैं। जैसे हमने क्रिस्टल जालक की परिभाषा पढ़ी थी, और क्रिस्टल जालक की परिभाषा, क्रिस्टल जालक की संरचना और क्रिस्टल जालक के गुणधर्म पढ़े थे। ऐसे हम क्या पढ़ेंगे, एकक कोष्टिका की परिभाषा, एकक कोष्टिका के संरचना भी पढ़ेंगे और गुणधर्म एक साथ पढ़ लेते हैं। देखिए अगर हम एकक कोष्टिका के गुणधर्म की बात करें तो एकक कोष्टिका की स्ट्रक्चर कैसी होगी, एकक कोष्टिका के एक चौक के बॉक्स के समान होगी। कैसे, एक घन के समान होगी, जिसको मैं यहाँ पे बना रहा हूँ। देखिए हमारे पास क्या है, एक बॉक्स से बनाना है, और यहाँ पे हमारे पास दूसरी रेखा। आप देखो, इसको इससे मिला देंगे, इस पॉइंट को इससे मिला देंगे, इस पॉइंट को इससे मिला देंगे, इस पॉइंट को इससे मिला देंगे, और इस पॉइंट को इससे मिला देंगे। ये हमारे पास क्या बन चुका है, एक घन बन चुका है, एक बॉक्स बन चुका है। इसको हम रूम से कंपैरिजन भी कर सकते हैं कि ये हमारे क्या है, एक रूम है। अब देखिए हमारे पास यहाँ पे क्या है, एक पॉइंट मिला। इस जो हमारे पास एक एकक कोष्टिका है, ये एकक कोष्टिका घन के समान है। इसके अंदर 3 भुजाएं होती है, 3 विमाएं होती है। कौन कौन सी, देखो एक तो हमारे पास कौन सी है, एक तो हमारे पास एक्स एक्स है, दूसरी हमारे पास कौन सी है, वाई एक्स है, ये कौन सी हमारे पास, वाई एक्स है, और ये हमारे पास क्या है, जेड एक्स है। मतलब है एक एकक कोष्टिका के अंदर 3 विमाएं होती है, एक्स एक्स, वाई एक्स और जेड एक्स होती है, और इसके अंदर 3 भुजाएं होती है। जैसे मान लो कि ये हमारे पास क्या है, ए भुजा है, और ये हमारे पास बी भुजा है, और ये हमारे पास क्या है, सी भुजा है। ओके, अब इनमें क्या होता है, कोण भी पाए जाते हैं। जैसे ए के सामने हमारे पास क्या है, ए के सामने हमारे पास पाया जाता है अल्फा कोण पाया जाता है। बी के सामने हमारे पास कौन सा कोण पाया जाएगा, बी के सामने बीटा कोण पाया जाएगा। ऐसे ही सी के सामने कौन सा कोण पाया जाएगा, सी के सामने गामा कोण पाया जाता है। इस प्रकार से एक एकक कोष्टिका के अंदर 6 पैरामीटर होते हैं। पैरामीटर क्या होते हैं, जिनको हम माप सकते हैं, उन्हें हम पैरामीटर कहते हैं। जैसे हमारे पास ए भुजा है, क्या हम ए भुजा को माप सकते हैं, यस। बी भुजा है, इसको भी माप सकते हैं, सी भुजा है, इसको भी माप सकते हैं। तो 3 पैरामीटर कौन से हुए, ए भुजा, बी भुजा और सी भुजा, 3 पैरामीटर समझ में आ गया। अब हम बात कर लेते हैं कोण क्या।
कोण को भी माप सकते हैं क्या? यस, हम कोणों को माप सकते हैं। तो कोण भी किस में जाएंगे? पैरामीटर। कौन कौन से हैं? अल्फा, बीटा और गामा, 3 कोण हमारे पास। इस प्रकार से एक एका कोष्टिका के अंदर 6 पैरामीटर होते हैं। ओके, देखिए तो हम क्या कहेंगे, एक एका कोष्टिका के अंदर 3 विमाएँ होती है, 3 भुजाएँ होती है। अब ये भुजाएँ होती है, विमाएँ होती है, एक दूसरे के लंबवत हो भी सकती है और नहीं भी। वो डिपेंड करेगा कि हमारा एका कोष्टिका किस प्रकार का है। एका कोष्टिका का वर्गीकरण आगे पढ़ेंगे, क्योंकि एका कोष्टिका अलग अलग टाइप की होती है। तो देखिए हमारे पास अगर गुणधर्मों की बात करें तो पहला गुणधर्म क्या मिला हमें? गुणधर्म ये मिला कि एक एका कोष्टिका में एक एकक कोष्टिका में तीन किनारे या फिर हम क्या सकते हैं, 3 विमाएँ या 3 किनारे या 3 विमाएँ पाई जाती है जो एक दूसरे के लंबवत हो भी सकती है और नहीं भी। यानी कि 3 विमाएँ होंगी। कौन कौन सी? एक तो एक्स एक्स, एक वाई एक्स और जेड एक्स, 3 विमाएँ होंगी। ये विमाएँ एक दूसरे के लंबवत हो भी सकती है और नहीं भी। वो डिपेंड करेगा कि हमारी एकक कोष्टिका किस प्रकार की होती है। ओके, अब हम बात कर लेते हैं दूसरे गुणधर्म की। देखिए इसके अंदर हमारे पास क्या है, इसमें हमारे पास है, इसके अंदर तीन अक्षीय कोण होते हैं। कितने कोण होते हैं? 3 अक्षीय कोण होते हैं। तो हम क्या बोलेंगे कि एक एकक कोष्टिका में तीन अक्षीय कोण पाए जाते हैं। 3 अक्षीय कोण पाए जाते हैं। कितने कोण पाए जाते हैं? 3 अक्षीय कोण पाए जाते हैं। और वो अक्षीय कोण कौन कौन से हैं? अल्फा, बीटा, गामा है। तो हम क्या कह सकते हैं? अल्फा, बीटा, गामा। एक एकक कोष्टिका में 3 अक्षीय कोण अल्फा, बीटा, गामा पाए जाते हैं। जहां देखो हमारे पास अल्फा कोण की बात कर लेते हैं। अल्फा कोण, जहां अल्फा कोण कहाँ है? देखिए अल्फा कोण आपको दिख रहा होगा। अल्फा कोण किन भुजाओं के बीच में है? एक तो बी भुजा है और दूसरी सी भुजा है। तो हम क्या बोलेंगे? अल्फा कोण ए व बी भुजा के मध्य। कौन सी भुजा के मध्य? ए व बी भुजा के मध्य। तो ऐसे हम बीटा को बता सकते हैं। बी कोण कहाँ पे है? ए भुजा और सी भुजा के बीच में। तो हम क्या बोलेंगे? बीटा कोण कहाँ पे है? बीटा कोण है ए भुजा, ए व सी भुजा के मध्य। कौन सी भुजा के मध्य? ए व सी भुजा के मध्य। अब बात कर लेते हैं गामा की। देखिए गामा जो कोण है, कौन कौन सी भुजा के बीच में? ए और बी के बीच में है। तो हम क्या बोलेंगे? गामा कोण कौन कौन सी? एक तो हमारे पास ए व बी भुजा के मध्य है। कौन सी भुजा के मध्य है? ए व बी भुजा के मध्य है। ओके, तो ये हमारे पास क्या है? दूसरा गुणधर्म हो गया कि एक एकक कोष्टिका में 3 अक्षीय कोण होते हैं। कौन कौन से? अल्फा, बीटा और गामा होते हैं। अब हम तीसरे गुणधर्म की बात कर लेते हैं। तीसरा गुणधर्म क्या है? यहाँ पे हमारे पास तीन तो किनारे हैं और तीन तो किनारे हैं, 3 भुजाएं हैं और यहाँ पे हमारे पास क्या है? 3 कोण हैं। तो हम क्या कहेंगे? एक एकक कोष्टिका में 6 पैरामीटर होते हैं। 6 पैरामीटर होते हैं। कौन कौन से होते हैं? एक तो हमारे पास होते हैं भुजा ए बी सी तथा कोण अल्फा, बीटा, गामा।
कौन कौन से होते हैं? एक तो हमारे पास भुजा ए बी सी और तथा कोण, 3 कोण होते हैं अल्फा, बीटा और गामा। टोटल कितने पैरामीटर हो चुके हैं? यहाँ पे 6 पैरामीटर हो चुके हैं। ओके, तो हमने ये पढ़ा कि एका कोष्ठिका क्या है। एका कोष्ठिका क्या है? एका कोष्ठिका क्रिस्टल जाल की सबसे छोटी से छोटा भाग है जिसकी बार बार पुनरावृत्ति से एक बड़े क्रिस्टल का निर्माण होता है, उसे हम क्या बोलते हैं? एका कोष्ठिका कहते हैं। जैसे एक मकान किससे मिलकर बना होता है? ईंटों से। ईंटों की बार बार पुनरावृत्ति से क्या बनेगा? एक बड़ा मकान बनेगा, और उस मकान में एक ईंट निकाले तो वो क्या होगी? एका कोष्ठिका होती है। ओके, तो वहाँ यहाँ ईंटों की व्यवस्था भी क्या होती है? त्रिविम में नियमित व्यवस्था होती है। ऐसे क्रिस्टल के अंदर भी अवयवी कणों की व्यवस्था भी क्या होती है? नियमित होती है त्रिविम के अंदर। ओके, त्रिविम का मतलब होता है एक्स एक्स, वाई एक्स और जेड एक्स, यानी कि तीनों दिशाओं के अंदर। तो यहाँ पे देखिए एक्स एक्स, वाई एक्स और जेड एक्स, इसमें भी हाँ अवयवी कण है। अवयवी कण, एक अवयवी कण यहाँ पे होगा, एक अवयवी कण यहाँ पे होगा और एक अवयवी कण यहाँ पे होगा। तो तीनों दिशाओं के अंदर हमारे पास अवयवी कण नियमित व्यवस्था में होते हैं और इनकी बार बार पुनरावृत्ति से बड़े क्रिस्टल का निर्माण होता है जिसे हम क्या बोलते हैं? क्रिस्टल जाल कहते हैं। कि एका कोष्ठिका की गुणधर्म क्या है? एका कोष्ठिका में क्या है? 3 किनारे होती है, 3 भुजाएं होती है। ओके, कौन कौन सी? ए बी सी, और 3 कोण होते हैं। कौन कौन से? अल्फा, बीटा और गामा होते हैं। जहाँ पे अल्फा कोण ए बी भुजा और सी भुजा के मध्य है, और बीटा कोण ए भुजा और सी भुजा के मध्य होता है, और गामा कोण बी भुजा और ए के बीच में होते हैं। हम इनको ऐसे भी कह सकते हैं कि जो अल्फा है सी बी के बीच में है। ऐसे बीटा को हम क्या कह सकते हैं? सी ए के बीच में है। हम गामा को और क्या कह सकते हैं? बी और ए के बीच में, या फिर ए और बी के बीच में पाए जाते हैं। हम इनको भी ऐसे कह सकते हैं। तो और इस प्रकार से एक एका कोष्ठिका के अंदर 6 पैरामीटर होते हैं, 6 मापने योग्य इकाइयाँ होती है। ओके, तो आपको एका क्रिस्टल जालक क्या है और एका कोष्ठिका क्या है ये आपको समझ में आ गया होगा। ओके, हम नेक्स्ट क्लास के अंदर एका कोष्ठिका का वर्गीकरण पढ़ेंगे। ओके, आज की क्लास के लिए इतना ही काफ़ी है। आज जो हमने पढ़ा है उसको आप रिवीजन कर लेंगे, लर्न कर लेंगे। हम नेक्स्ट क्लास के अंदर हम एका कोष्ठिका का वर्गीकरण पढ़ेंगे। ओके, तो